हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन। और आज की क्लास में हम लोग पौधों में होने वाले श्वसन की बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन। तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है। पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं या रंध्री छिद्र कहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु इसमें प्रवेश करता है। ठीक है। और जो पुराने वृक्ष हो जाते हैं उनके तनों के ऊपर जो कड़ी त्वचा होती है, उन त्वचाओं पे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग वात रंध्र कहते हैं। वात रंध्र कहते हैं। इन वात रंध्रों के द्वारा भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ इनके कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है। पुराने वृक्षों के अंदर जिन रिक्त स्थानों को हम लोग कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। इन स्थानों के जरिए भी ये अपने श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अंतरकोशिकीय स्थानों के द्वारा भी ये अपने श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधे की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों से रेशेदार पतली पतली आप जड़ें देखते हैं जिन्हें हम लोग मूल रोम कहते हैं। ठीक है, मूल रोम कहते हैं। एक तो मोटी जड़ें यहाँ से निकलती है पौधों में, ठीक है, और उसके अंदर देखेंगे रेशेदार जो जड़ टाइप की जो एपिडर्मल कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, ये भी क्या करती है, जमीन से, मिट्टी से क्या करती है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। लेकिन जो पुराने वृक्ष होते हैं इनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। जो पुराने वृक्ष हो जाएंगे उनके मूल रोम ये नष्ट हो जाते हैं, और मूल रोम जब नष्ट हो जाते हैं तो उनमें आप कह सकते हैं कि ऐसे जो पौधे होते हैं वह श्वसन गैसों का आदान प्रदान ये अपनी वातरंध्रों यानी कि त्वचा के ऊपर जो छिद्र होंगे उनके वातरंध्रों और पत्तियों में स्थित जो छिद्र है जिन्हें हम लोग रंध्र छिद्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, उनसे उनके द्वारा ये श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो जो पुराने वृक्ष हो जाते हैं जिनमें मूल रोम नहीं पाया जाता है, वो लंबे समय तक उनके जमीन में, वहाँ जहाँ पे वो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसके नीचे जमीन में जल जमाव हो जाता है जिसके कारण वो वृक्ष मर जाता है। ठीक है। अच्छा, जो जलीय पौधे होते हैं जो पानी के अंदर रहने वाले होते हैं उनमें भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा ही होता है। ठीक है, वह जल के ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। जल में ऑक्सीजन होता है ना जी, उस ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर लेते हैं और फिर श्वसन की क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पौधों में गैसों की विनिमय की यानी आदान प्रदान की, तो आदान प्रदान श्वसन गैसों का आदान प्रदान पौधों में बहुत ही सरल होता है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान वातावरण के हिसाब से और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से होता है। पौधों की क्या आवश्यकता है और वहाँ का क्या वातावरण है उसके ऊपर इनके श्वसन गैसों का आदान प्रदान निर्भर करता है। अब जैसे अगर हम लोग दिन की बात करें, दिन में धूप रहता है तो ये इनके वातरंध्रों से क्या निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए करते हैं। वही रात में बात करें तो विपरीत हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रात में इनको नहीं मिलता है। उस कंडीशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रात में छोड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। समझे ना बात को। तो चलिए अब हम लोग इनको थोड़ा डिटेल में यहाँ लिख लेते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों
रंध्रों, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर वात रंध्रों एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करती हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। तो कौन ग्रहण करता है? उनके मूल रोम, जड़ों के जो मूल रोम होते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। और मूल रोम किसका बनना होता है? एपिडर्मल किनारा। तो ये तो आप अब समझ गए, ठीक है। चलिए, अच्छा, ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं तथा, इसी में जोड़ देते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो जलीय पौधे हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। तो लिख देते हैं कि जलीय पौधे भी विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं श्वसन क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं श्वसन गैसों के आदान प्रदान की, तो इनमें बहुत ही सरल है। और ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि इनमें श्वसन की क्रिया इनकी आवश्यकता और वातावरण के अनुकूल होती है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे नीचे लिख सकते हैं कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान की दिशा इनकी आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। दिन में श्वसन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, अतः
अतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप बनता है, ऑक्सीजन रंध्रों से निकलती है। और रात्रि में क्या होता है? रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अतः श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रंध्रों द्वारा निकलती है। समझ गए? तो यह हम कह सकते हैं कि जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान है वो पौधों की आवश्यकताओं और पर्यावरण की अवस्थाओं पर निर्भर करता है ना जी। तो जो पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, जंतुओं में श्वसन की क्रिया से ये बिल्कुल भिन्न होती है। देखिए, जंतुओं में श्वसन क्रिया के लिए हम लोग देखेंगे कि उनमें विशेष अंग होता है श्वसन के लिए, लेकिन पौधों के प्रत्येक भाग देख ही रहे हैं, पत्ती से हो ही रहा है, जड़ से हो रहा है, तना से हो रहा है, सबसे अलग अलग श्वसन होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं कि पौधों के प्रत्येक भाग, जड़, तना, पत्ती, सबसे प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है, श्वसन होता है। ठीक है। अच्छा, पौधों में जो श्वसन के लिए श्वसन गैसों का परिवहन जो होता है वह जंतुओं से भिन्न होता है। ठीक है, हमारे में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जंतुओं में देख रहे हैं ना, श्वसन गैसों का परिवहन अलग अलग तरीके से हो रहा है, अलग अलग भागों में। ठीक है। अच्छा, जंतु पौधों में जो श्वसन की जो गति होती है ना, पौधों में जो श्वसन की गति होती है जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति जो होती है इसमें धीमी होती है, क्योंकि इनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी जंतु की बात करें तो जंतु बहुत सारे कार्यों को संपादित करते हैं, उससे ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए इसमें श्वसन की गति धीमी होती है। तो हम लोग इसमें ये भी पॉइंट 2 लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। तीसरा लिख सकते हैं कि पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे कि जंतुओं में किस तरह से श्वसन की क्रिया होती है। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।